दोस्तों, गरीब लड़का नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। विधवा करोड़पति मैडम ने उसके साथ जो किया सुनकर होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरा में मिट्टी और ईंटों से बना एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारों पर पलस्तर कई जगह से उतर चुका था। बरसात आती तो छत से पानी टपकता और गर्मियों में वही घर आग की तरह तपने लगता था। उसी घर में रहता था रोहित। लंबा कद, सांवला चेहरा, आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सा सुकून। गांव के बाकी लड़कों की तरह वह दिन भर चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक नहीं करता था। उसकी जिंदगी बचपन से ही संघर्षों में बीती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वह अपने पिता के साथ खेतों में मजदूरी करने जाता था। उसके पिता रघुवीर गांव में मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से जैसे पूरे घर की खुशियां खत्म हो गई थी। माँ सावित्री देवी कई सालों से बीमार रहती थी और छोटी बहन नेहा अभी पढ़ाई कर रही थी। घर की पूरी जिम्मेदारी रोहित के कंधों पर आ गई थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को सिर्फ नमक रोटी खाकर सोना पड़ता था, लेकिन रोहित ने कभी हार नहीं मानी। उसने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और फिर पास के कस्बे से कॉलेज से बीकॉम किया। कॉलेज जाने के लिए वह रोज 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता था। कई बार बारिश में भीगते हुए पहुंचता, कई बार भूखा लौटता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव वाले उसकी मेहनत देखते जरूर थे, लेकिन गरीब इंसान की मेहनत पर लोग ज्यादा देर भरोसा नहीं करते। धीरे धीरे ताने शुरू हो गए। कोई कहता, इतनी पढ़ाई करके भी आखिर करेगा क्या। कोई हंसते हुए कहता, गरीब आदमी का बेटा चाहे कितना पढ़ ले, मजदूर ही रहेगा। रोहित सब सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता था। उसे अपने संस्कारों ने सिखाया था कि वक्त सबसे बड़ा जवाब देता है। उस दिन सुबह सुबह रोहित गांव के बाहर तालाब किनारे बैठा था। सूरज की हल्की किरणें पानी पर पड़ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, जिसमें उसके सर्टिफिकेट रखे थे। वह चुपचाप पानी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर कब तक वह अपनी माँ और बहन को इसी गरीबी में रखेगा। तभी पीछे से उसकी माँ सावित्री देवी की आवाज आई, बेटा फिर से चिंता कर रहा है। रोहित तुरंत मुस्कुराकर बोला, नहीं माँ, बस ऐसे ही बैठा था। माँ उसके पास बैठ गई। उनके चेहरे पर बीमारी और उम्र की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रोहित कुछ बोल पाता, उससे पहले उसकी बहन नेहा दौड़ती हुई आई और बोली, भैया शहर से चिट्ठी आई है। रोहित ने जल्दी से लिफाफा लिया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कल्पना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने इसी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन भेजा था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर इंटरव्यू कॉल लेटर था। अगले सोमवार सुबह 10 बजे उसे शहर जाकर इंटरव्यू देना था। कुछ सेकंड तक वह चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ इंटरव्यू के लिए बुलाया आया है। यह सुनते ही माँ की आंखें भर आई। उन्हें लगा शायद अब उन बेटे की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन गांव में खबर फैलते ही लोगों की बातें भी शुरू हो गई। कोई कहने लगा, अरे वहां बड़े बड़े लोग जाते हैं, इसे कौन नौकरी देगा। कोई बोला, ऐसी कंपनियों में बिना सिफारिश के कुछ नहीं होता। लेकिन रोहित ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले 2 दिन उसने अपने इंटरव्यू की तैयारी में बिताए। उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक अच्छी शर्ट थी, जिसे माँ ने धोकर प्रेस किया। जूते पुराने थे, लेकिन उन्हें साफ करके चमका लिया। घर में पैसे नहीं थे, इसलिए शहर जाने के लिए किराए के लिए उसने अपने पिता की पुरानी घड़ी बेच दी। जब दुकानदार ने वह घड़ी हाथ में ली, तो कुछ पल के लिए रोहित की आंखें भर आई, क्योंकि वह उसके पिता की आखिरी निशानी थी। लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। इंटरव्यू वाले दिन सुबह 4 बजे ही रोहित उठ गया। माँ ने उसके लिए सूखी रोटियां बांधी। जाते समय माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, सच्चाई मत छोड़ना बेटा। रोहित ने माँ के पैर छुए और बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। गांव की कच्ची सड़कें पीछे छूटती जा रही थी और उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। करीब 4 घंटे बाद
वह शहर पहुंचा। शहर उसके लिए बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसा था। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें, चमकती गाड़ियां, वह कुछ देर सब देखता रहा। फिर ऑटो करके कंपनी पहुंचा। सामने शीशे से बनी विशाल बिल्डिंग खड़ी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कल्पना ऑफ ग्रुप इंडस्ट्रीज। रोहित कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे जिंदगी में इतनी बड़ी इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर का माहौल देखकर वह कुछ देर के लिए ठहर गया। चमकते फर्श, बड़े बड़े कैबिन, महंगे कपड़े पहने लोग और हर तरफ भागते कर्मचारी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उससे नाम पूछा और ऊपर इंटरव्यू हॉल में भेज दिया। वहां पहले से ही उम्मीदवार बैठे थे। सभी महंगे सूट पहनकर आए थे। कोई अंग्रेजी में फोन पर बात कर रहा था, कोई अपने रिश्तों और पहुंच की बातें कर रहा था। रोहित सबसे अलग एक कोने में जाकर बैठ गया। उसके हाथ में वही पुरानी फाइल थी। तभी दो लड़के उसे देखकर हंसने लगे। एक बोला, लगता है गांव से सीधा खेत छोड़कर आया है। दूसरा बोला, भाई यहाँ नौकरी डिग्री से नहीं, स्टाइल से मिलती है। दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन रोहित ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वह चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता रहा। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, रोहित कुमार। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे में 5 लोग बैठे थे, लेकिन सामने बीच वाली कुर्सी पर बैठी महिला को देखते ही उसकी नजर वहीं ठहर गई। वह करीब 32 साल की बेहद खूबसूरत महिला थी। हल्के गिरे रंग की साड़ी, चेहरे पर गंभीर था, आंखों में अजीब सा ठंडापन और व्यक्तित्व ऐसा कि सामने वाला खुद सीधा होकर बैठ जाए। वही थी कल्पना, शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वोमेन। लोग कहते थे कि पति की मौत के बाद उसने अकेले पूरी कंपनी संभाली थी। वह बेहद सख्त थी और किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती थी। उसके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन तक घबराते थे। कल्पना ने बिना मुस्कुराए रोहित की फाइल उठाई और बोली, तुम लोग तो गांव से आए हो। जी मैडम, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी में काम कर पाओगे? रोहित ने शांत आवाज में कहा, अगर मौका मिलेगा तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। कल्पना ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर हम तुम्हें नौकरी ना दे तो? रोहित ने बिना डरे जवाब दिया, तो कहीं और कोशिश करूंगा मैडम। मेहनत करने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। कमरे में बैठे बाकी अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार खुद की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन यह लड़का बिल्कुल अलग था। कल्पना कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारे पास कोई सिफारिश नहीं है? नहीं मैडम, कोई पहचान नहीं। फिर इतना भरोसा किस बात का है? रोहित ने धीरे से कहा, अपने काम और अपने संस्कारों पर। यह सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कल्पना की आंखों में पहली बार हल्की दिलचस्पी दिखाई दी। उसने पूछा, अगर तुम्हें यहाँ छोटा काम दिया जाए तो? रोहित बोला, काम छोटा बड़ा नहीं होता मैडम, इंसान की इंसानियत और उसकी नीयत छोटी बड़ी होती है। उसके इस जवाब ने कल्पना को अंदर तक छू लिया। इतने सालों में उसने हर तरह के लोग देखे थे, झूठ बोलने वाले, चापलूसी करने वाले, उसके करीब आने की कोशिश करने वाले, लेकिन पहली बार कोई लड़का बिना दिखावे के उससे बात कर रहा था। उसकी आंखों में लालच नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी और संघर्ष दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद इंटरव्यू खत्म हो गया। बाकी अधिकारी बाहर चले गए, लेकिन कल्पना वहीं बैठी रही। उसके दिमाग में बार बार रोहित की बातें घूम रही थी। उधर रोहित बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके पास गांव लौटने तक के पैसे मुश्किल से बचे थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की थी। तभी एक कर्मचारी उसके पास आया और बोला, रोहित जी, मैडम ने आपको फिर से बुलाया है। रोहित हैरान होकर वापस कमरे में गया। कल्पना खिड़की के पास खड़ी थी। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आज से तुम इस कंपनी में काम करोगे। रोहित के चेहरे पर हल्की खुशी आई, लेकिन अगले ही पल कल्पना ने जो कहा उसे सुनकर वह खुद भी चौंक गया। कल्पना धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, तुम्हें मैं अपना पर्सनल असिस्टेंट बना रही हूँ। रोहित कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन उसे सीधा अपना पर्सनल असिस्टेंट बना रही है। उसने धीरे से कहा, मैडम, शायद आप मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को भी चुन सकती है। पहली बार कल्पना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, काबिलियत सिर्फ डिग्री में नहीं होती रोहित, इंसान की नीयत में भी होती है। और तुम्हारी आंखों में मुझे लालच नहीं देखा,
उस पल रोहित की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ नौकरी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों की भी शुरुआत थी। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आ रही है, तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। अगले दिन सुबह जब रोहित कंपनी पहुंचा, तो उसके कदमों में हल्की घबराहट थी। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। बार बार उसे यही याद आ रहा था कि शहर की इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन ने आखिर उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट क्यों बनाया। बस में बैठकर आते वक्त भी यही सोचता रहा, गांव से निकला एक साधारण लड़का अचानक इतनी बड़ी दुनिया का हिस्सा कैसे बन गया। लेकिन उसके अंदर घमंड का एक कतरा भी नहीं आया था। वह पहले की तरह शांत था। कंपनी के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचान लिया और सम्मान से अंदर जाने दिया। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में लोग उसे इज्जत से देख रहे थे। वह अंदर पहुंचा तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। रोहित कुछ पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उसे सर कहकर बुलाने की आदत नहीं थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही एक कर्मचारी उसे बड़े कैबिन तक ले गया। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, पर्सनल असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर। रोहित कुछ पल तक उस बोर्ड को देखता रहा। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक वह गांव में मजदूरी कर रहा था और आज इतनी बड़ी कंपनी में उसका खुद का कैबिन था। लेकिन उसी पल उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और उसने मन ही मन फैसला किया कि वह कभी अपने संघर्ष को नहीं भूलेगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके कैबिन में आया। उम्र करीब 55 साल, चेहरे पर गंभीर था, लेकिन आंखों में अपनापन। उसने कहा, मैं हरिराम हूँ, पिछले 20 साल से मैडम के साथ काम कर रहा हूँ। रोहित ने तुरंत सम्मान से नमस्ते किया। हरिराम मुस्कुराया और बोला, मैडम ने पहली बार किसी नए आदमी को सीधे पर्सनल असिस्टेंट बनाया है, वरना यहाँ लोग सालों काम करते हैं, तब जाकर इतना भरोसा मिलता है। रोहित ने शांत आवाज में कहा, मैं बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ। हरिराम ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसे महसूस हो गया कि यह लड़का बाकी लोगों से अलग है। उसके कुछ देर बाद फोन बजा। रिसेप्शन से आवाज आई, मैडम ने आपको कैबिन में बुलाया है। रोहित तुरंत फाइल लेकर कल्पना के कैबिन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह फिर कुछ सेकंड के लिए रुक गया। विशाल कमरा, बड़ी खिड़कियां, महंगे फर्नीचर और बीच में बैठी कल्पना। आज उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी, लेकिन आज उसकी आंखों में थोड़ी थकान भी दिखाई दे रही थी। वह लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। रोहित अंदर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद कल्पना ने नजर उठाई और बोली, बैठो रोहित। रोहित ने धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। कल्पना ने उसके सामने कुछ फाइलें रखी और बोली, आज से मेरी सारी मीटिंग, शेड्यूल और जरूरी काम तुम संभालोगे। गलती की गुंजाइश यहाँ बहुत कम होती है। रोहित ने सिर हिलाकर कहा, जी मैडम। उस दिन पूरा दिन रोहित कंपनी के काम को समझता रहा। उसे धीरे धीरे पता चलने लगा कि कल्पना सिर्फ एक बिजनेस वोमैन नहीं, बल्कि बहुत तेज दिमाग वाली महिला थी। वह हर छोटी चीज पर ध्यान देती थी। कंपनी के लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन रोहित ने एक बात नोटिस की, वह जितनी बाहर से सख्त दिखाई देती है, उतनी ही अंदर से अकेली थी। पूरे ऑफिस में लोग उससे डरकर बात करते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिससे वह दिल खोलकर बात कर सके। दोपहर में एक बड़ी मीटिंग थी, जिसमें कई बिजनेस पार्टनर आए हुए थे। रोहित पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग का हिस्सा बन रहा था। वह चुपचाप सब नोट कर रहा था। मीटिंग के दौरान एक पार्टनर ने कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया और थोड़ा गुस्से में बोला, मैडम, ये फैसला रिस्की है। पूरा कमरा शांत हो गया, लेकिन कल्पना बिना घबराए बोली, अगर मुझे अपने फैसले पर भरोसा ना होता, तो आज यह कंपनी यहाँ तक नहीं पहुँचती। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि सामने वाला आदमी तुरंत चुप हो गया। रोहित पहली बार किसी महिला को इतनी मजबूती से बिजनेस संभालते देख रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह मन ही मन उसकी इज्जत करने लगा। शाम तक रोहित ने पूरा शेड्यूल संभाल लिया। बाकी कर्मचारी उसे ध्यान से देख रहे थे। कई लोगों को जलन भी हो रही थी कि गांव से आया साधारण लड़का सीधे मैडम के इतना करीब कैसे पहुंच गया। कैंटीन में कुछ लोग बातें करने लगे, पता नहीं मैडम ने इसमें क्या देख लिया। दूसरा बोला,
2 दिन में खुद बाहर हो जाएगा। लेकिन रोहित को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता रहा। शाम को करीब 8 बजे ऑफिस खाली होने लगा, लेकिन कल्पना अभी भी अपने कैबिन में बैठी थी। रोहित बाहर फाइलें व्यवस्थित कर रहा था। तभी अंदर से आवाज आई, रोहित। वह तुरंत अंदर गया। कल्पना खिड़की के पास खड़ी बाहर शहर की रोशनी देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? मैडम, गांव में है, यहाँ से करीब 4 घंटे दूर। रोज आना जाना करोगे? अगर जरूरत पड़ी तो कर लूंगा। कल्पना कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कंपनी की तरफ से तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा। रोहित ने तुरंत कहा, धन्यवाद मैडम। कल्पना ने उसकी तरफ देखा। बाकी लोग इस तरह की सुविधा मिलने पर खुश होकर तारीफ करने लगते थे, लेकिन यह लड़का सिर्फ जरूरत भर बोलता था, उसमें दिखावा बिल्कुल नहीं था। उसी रात कंपनी की तरफ से रोहित को एक छोटा लेकिन अच्छा फ्लैट दे दिया गया। वह पहली बार इतने अच्छे कमरे में रह रहा था। कमरे में एसी था, अच्छा बिस्तर था, साफ किचन था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी माँ और बहन की याद आ रही थी। उसने तुरंत गांव फोन किया। माँ ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उनकी आंखें भर आई। रोहित ने खुश होकर बताया कि उसे रहने के लिए फ्लैट भी मिल गया है। यह सुनकर नेहा खुशी से चिल्ला उठी। माँ सिर्फ इतना बोली, बेटा बस खुद को मत बदलना। रोहित ने धीरे से कहा, कभी नहीं माँ। अगले कुछ दिनों में रोहित तेजी से काम सीखने लगा। कल्पना जहां जाती वह उसके साथ रहता। मीटिंग्स, बिजनेस डिनर, प्रोजेक्ट विजिट, हर जगह धीरे धीरे कंपनी के बड़े अधिकारी भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। रोहित में एक खास बात थी, वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन हर काम पूरी जिम्मेदारी से करता था। अगर कल्पना कोई बात एक बार कह देती तो उसे दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन सुबह कल्पना ऑफिस आई तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधे कैबिन में चली गई। कुछ देर बाद रोहित अंदर गया तो देखा वह किसी पर फोन पर बहुत नाराज हो रही थी। मैंने कहा था ना, बिना मेरी अनुमति कोई डील फाइनल नहीं होगी। फोन रखते ही उसने गुस्से में फाइल टेबल पर फेंक दी। रोहित चुपचाप खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद कल्पना ने गहरी सांस ली और बोली, कभी कभी लगता है इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहली बार उसकी आवाज में कमजोरी थी। रोहित धीरे से बोला, हर इंसान एक जैसा नहीं होता मैडम। कल्पना ने उसकी तरफ देखा। उसे पता नहीं क्यों उसकी यह साधारण सी बात दिल को छू गई। उस दिन शाम को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। रोहित बाहर जाने लगा, तभी कल्पना ने पूछा, तुम बारिश में कैसे जाओगे? बस मिल जाएगी मैडम। कल्पना कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मैं छोड़ देती हूँ। रोहित तुरंत बोला, नहीं मैडम, तकलीफ होगी। लेकिन कल्पना ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कह दिया। पहली बार रोहित उसकी कार में बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर बाद कल्पना ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते थे? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मजदूर थे, अब नहीं रहे। कल्पना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने पूछा, तुम्हें कभी गरीबी से नफरत नहीं हुई? रोहित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गरीबी से नहीं मैडम, मजबूरी से होती है। गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। यह सुनकर कल्पना कुछ देर तक चुप रही, क्योंकि पहली बार कोई उससे इतनी सच्चाई से बात कर रहा था। अगले दिन ऑफिस में अचानक चर्चा फैल गई कि मैडम खुद रोहित को छोड़ने गई थी। लोगों की बातें फिर से शुरू हो गई। कोई कहता मैडम उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रही है, कोई कहता कुछ तो बात है। लेकिन रोहित इन सब बातों से बिल्कुल दूर था। उसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां दिखाई देती थी। एक शाम काम खत्म होने के बाद कल्पना ने अचानक पूछा, डिनर किया? रोहित बोला, नहीं अभी नहीं। कल्पना ने कहा, चलो साथ करते हैं। रोहित थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मना नहीं कर पाया। दोनों एक बड़े होटल पहुंचे। वहां सब लोग कल्पना को देखकर सम्मान से खड़े हो गए। रोहित को यह सब अजीब लग रहा था। डिनर के दौरान पहली बार कल्पना ने अपने बारे में थोड़ी बातें की। उसने बताया कि उसके पति अर्जुन की 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद उसने खुद को सिर्फ काम में डुबो दिया। उसने धीरे से कहा, पति के जाने के बाद मुझे समझ आया कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ मतलब के लिए साथ रहते हैं। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, लोग मुझे नहीं, मेरी दौलत को देखते हैं। रोहित शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा।
फिर उसने सिर्फ इतना कहा, हर अमीर इंसान खुश नहीं होता मैडम। यह सुनते ही कल्पना पहली बार कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई, क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी ने उसकी दौलत नहीं बल्कि उसके दर्द को समझा था। उस रात जब रोहित अपने फ्लैट पर लौटा तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कल्पना बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली है। उधर कल्पना भी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी शहर की रोशनी को देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार रोहित की बातें घूम रही थी। इतने सालों में पहली बार कोई आदमी उसके सामने बिना लालच और बिना डर के खड़ा हुआ था, और शायद यही बात उसे धीरे धीरे रोहित की तरफ खींचने लगी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते रोहित को कंपनी में काम करते हुए करीब 8 महीने हो चुके थे। इन 8 महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन उसके स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वह आज भी उतना ही शांत और साधारण था जितना गांव में हुआ करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। कंपनी के बड़े अधिकारी भी उसकी राय लेने लगे थे, क्योंकि रोहित हर काम पूरी ईमानदारी और समझदारी से करता था। कल्पना को अब उसके बिना सब काम अधूरा सा लगता था। सुबह ऑफिस पहुंचने से लेकर रात तक हर जरूरी काम रोहित ही संभालता था। मीटिंग्स, बिजनेस टूर, बड़े क्लाइंट से बातचीत, सब कुछ धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा भरोसा बन गया था। ऐसा भरोसा जो शब्दों से ज्यादा खामोशी से समझा आता था। एक दिन सुबह ऑफिस में काफ़ी हलचल थी, क्योंकि कंपनी की बहुत बड़ी डील होने वाली थी। कई बड़े निवेशक आने वाले थे। पूरा स्टाफ तैयारी में लगा था। रोहित भी लगातार काम संभाल रहा था। तभी अचानक एक कर्मचारी भागता हुआ आया और बोला, सर, प्रेजेंटेशन वाली फाइल डिलीट हो गई है। यह सुनते ही सब घबरा गए, क्योंकि मीटिंग शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। बाकी अधिकारी परेशान होकर एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे, लेकिन रोहित शांत रहा। उसने तुरंत सिस्टम चेक किया और कुछ देर में बैकअप से पूरी फाइल वापस निकाल दी। मीटिंग समय पर शुरू हुई और डील सफल रही। मीटिंग खत्म होने के बाद कंपनी के कई बड़े लोग रोहित की तारीफ करने लगे। कल्पना चुपचाप उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने रोहित को चुनकर कोई गलती नहीं की थी। शाम को जब सब लोग चले गए तो कल्पना अपने कैबिन में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। रोहित फाइल लेकर अंदर आया तो उसने देखा कि कल्पना कहीं खोई हुई सी लग रही है। उसने धीरे से पूछा, मैडम सब ठीक है? कल्पना कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी रह जाती है? रोहित उसकी तरफ देखने लगा। उसने पहली बार उसकी आंखों में अकेलापन इतने साफ तरीके से देखा था। रोहित धीरे से बोला, कभी कभी इंसान को पैसा नहीं, अपनेपन की जरूरत होती है। यह सुनते ही कल्पना कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम बहुत अलग हो रोहित। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत पहले से ज्यादा होने लगी। अब कल्पना कई बार अपने दिल की बातें भी उससे कहने लगी थी। वह बताती कि कैसे पति की मौत के बाद रिश्तेदारों ने भी सिर्फ उसकी संपत्ति में दिलचस्पी दिखाई, कैसे बिजनेस की दुनिया में हर कोई उसके करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन किसी की नीयत साफ नहीं होती थी। रोहित हमेशा चुपचाप उसकी बातें सुनता और ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ 2 शब्द बोलता, लेकिन उसकी वही सादगी कल्पना को अंदर तक सुकून देती थी। एक रविवार को ऑफिस बंद था। सुबह रोहित अपने फ्लैट में बैठा गांव फोन पर बात कर रहा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू इतने दिनों से गांव नहीं आया। नेहा भी फोन पर शिकायत करने लगी। रोहित ने हंसते हुए कहा, जल्दी आऊँगा। उसी समय उसके फ़ोन पर कल्पना का फ़ोन आया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। कहाँ हो? घर पर मैडम, आज थोड़ा समय है। जी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कल्पना बोली, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारा गांव देखना चाहती हूँ। यह सुनकर रोहित कुछ पल चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शहर की इतनी बड़ी बिजनेस वोमेन गांव जाने की बात करेगी। उसने धीरे से कहा, गांव बहुत साधारण है मैडम। कल्पना हल्का सा मुस्कुराई
और बोली, मैं भी इंसान हूँ रोहित, सिर्फ बिजनेस मशीन नहीं। दोपहर तक दोनों गांव के लिए निकल पड़े। कंपनी की बड़ी गाड़ी गांव की कच्ची सड़कों पर बढ़ रही थी। रास्ते में खेत, कच्ची सड़कें और छोटे छोटे गांव आते रहे। कल्पना खिड़की से बाहर सब देखती रही। शहर की चमक दमक से दूर यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने धीरे से पूछा, तुमने इतनी मुश्किल जिंदगी में खुद को कैसे टूटने नहीं दिया? रोहित ने बाहर खेतों की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अगर मैं टूट जाता तो मेरी माँ और बहन भी टूट जाती। उसकी यह बात सुनकर कल्पना कुछ देर चुप रही। उसे महसूस हो रहा था कि यह लड़का सिर्फ जिम्मेदार नहीं बल्कि अंदर से बहुत मजबूत है। जब उनकी गाड़ी गांव में पहुंची तो पूरा गांव हैरान रह गया। इतनी महंगी गाड़ी पहली बार गांव में आई थी। बच्चे गाड़ी के पीछे भागने लगे, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सबकी नज़र उस बड़ी कार पर थी। जब गाड़ी रोहित के घर के सामने रुकी और उसमें से कल्पना उतरी तो गांव वाले और ज्यादा हैरान रह गए। सफेद सूट में खड़ी कल्पना किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। गांव की औरतें धीरे धीरे बातें करने लगी। लगता है बहुत बड़ी अफसर है। रोहित के साथ कैसे आई? उधर रोहित की माँ सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, माँ ये मेरी मैडम है। सावित्री देवी तुरंत घबराकर हाथ जोड़ने लगी, लेकिन कल्पना ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। इतनी बड़ी अमीर महिला का इतना सम्मान देखकर गांव वालों की आंखें खुली रह गई। सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कल्पना को अंदर बैठाया। घर छोटा था, दीवारों पर पुराना पलस्तर था, लेकिन वहां अपनापन था। नेहा खुशी से इधर उधर भाग रही थी। उसने पहली बार इतनी बड़ी महिला को अपने घर में देखा था। कल्पना चुपचाप सब देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इतने छोटे घर में भी जो सुकून है वह शायद उसके बड़े बंगले में कभी नहीं था। कुछ देर बाद गांव की औरतें भी मिलने आने लगी। सब कल्पना को हैरानी से देख रही थी। उधर बच्चे गाड़ी के पास जमा थे। रोहित ने गांव के खेत, तालाब और स्कूल भी दिखाया। रास्ते में कई लोग रोहित को सम्मान से नमस्ते कर रहे थे। कल्पना यह सब देख रही थी। उसने महसूस किया कि गांव में रोहित सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद है। एक जगह कुछ छोटे बच्चे पुराने कपड़ों में मिट्टी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। कल्पना ने पूछा, यह क्या कर रहे हैं? रोहित बोला, गांव में ठीक स्कूल नहीं है मैडम, इसलिए मैं छुट्टी में इन्हें पढ़ा देता था। कल्पना उसकी तरफ देखने लगी। उसके मन में रोहित के लिए सम्मान और बढ़ता जा रहा था। वह सोचने लगी कि इतना संघर्ष झेलने के बाद भी यह लड़का सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। शाम को गांव में अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, लेकिन खुले आसमान के नीचे ठंडी हवाएं चल रही थी। रोहित घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। कल्पना भी वहीं आकर बैठ गई। शहर में शायद उसने पहली बार ऐसा सुकून महसूस किया था। दूर खेतों से झिंगोरों की आवाजें आ रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर कल्पना धीरे से बोली, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी शांति कैसे है? रोहित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने जरूरत और लालच का फर्क समझ लिया है मैडम। उसकी यह बात सुनकर कल्पना की आंखें कुछ पल के लिए उस पर टिक गई। उसे महसूस हो रहा था कि वह जितना इस लड़के को समझने की कोशिश करती है उतना ही उसके करीब खिंचती चली जाती है। उसी रात गांव के कुछ लोग बाहर बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, लगता है रोहित बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कोई बोला, इतनी बड़ी मैडम खुद गांव कैसे आ गई? मतलब कुछ जरूर खास बात है। लेकिन रोहित इन सब बातों से दूर था। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसकी माँ के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून दिखाई दे रहा था। अगली सुबह जब कल्पना वापस शहर लौटने लगी तो सावित्री देवी ने उसके हाथ में घर का बना अचार और लड्डू रख दिए। कल्पना मुस्कुराकर उन्हें ले लिया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने उसे इतने अपनेपन से कुछ दिया था। गाड़ी में बैठते वक्त उसने पीछे मुड़कर उस छोटे से घर को देखा। पता नहीं क्यों उसका दिल वहां से जाने को ही नहीं कर रहा था। रास्ते में काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक कल्पना बोली, रोहित, अगर तुम्हें जिंदगी में बहुत पैसा मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? रोहित बिना सोचे जवाब दिया, अपने गांव को बदलूंगा और खुद के लिए, मेरी माँ के लिए और अपनी बहन की खुशी के लिए काफी कुछ करूंगा। यह सुनते ही कल्पना अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसे अब यकीन होने लगा था कि यह लड़का
बाकी दुनिया की सोच से बहुत अलग है। उधर कंपनी में धीरे धीरे बातें फैलने लगी थी। लोगों को अब महसूस होने लगा था कि कल्पना रोहित पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगी है। कुछ पार्टनर्स भी इस बात से खुश नहीं थे। एक दिन कंपनी के एक डायरेक्टर ने दूसरे से कहा, अगर मैडम इसी तरह उस लड़के के करीब रही तो कंपनी की इमेज खराब होगी। दूसरा बोला, हमें कुछ करना होगा। धीरे धीरे विरोध शुरू होने लगा था, लेकिन इन सबसे अनजान रोहित और कल्पना के बीच का रिश्ता हर दिन और गहरा होता जा रहा था। और उसी रात अपने बंगले की खिड़की के पास खड़ी कल्पना पहली बार खुद से यह सवाल पूछ रही थी कि क्या वह सिर्फ रोहित पर भरोसा करने लगी है या फिर उसके दिल में कुछ और भी जन्म लेने लगा है। गांव से लौटने के बाद कल्पना पूरी तरह बदलने लगी थी। पहले वह सिर्फ काम में डूबी रहने वाली सख्त बिजनेस वोमेन थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर कभी कभी हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी थी। ऑफिस के लोग भी यह बदलाव महसूस कर रहे थे। पहले जहां वह छोटी सी गलती पर गुस्सा हो जाती थी, वहीं अब कई बार शांत रह जाती। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके आसपास सबसे ज्यादा अगर कोई दिखाई देता था तो वह रोहित था। सुबह से लेकर रात तक हर मीटिंग, हर बिजनेस टूर, हर डिनर और हर जरूरी फैसले में रोहित उसके साथ होता। कंपनी में धीरे धीरे लोगों की बातें और तेज होने लगी थी। कोई कहता, मैडम उस लड़के पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगी है। कोई कहता, गरीब लड़का है, मौका देखकर जिंदगी बना रहा है। लेकिन रोहित इन बातों से बिल्कुल दूर था। उसे सिर्फ अपना काम दिखाई देता था। एक शाम कंपनी में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। शहर के बड़े बिजनेसमैन, नेता और कई नामी लोग आए थे। पूरा होटल रोशनी से जगमगा रहा था। कल्पना ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लोग उसके आसपास खड़े होकर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर बार बार रोहित को ही ढूंढ रही थी, जो एक तरफ खड़ा मेहमानों की व्यवस्था संभाल रहा था। तभी एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम मेहरा ने हंसते हुए कहा, कल्पना जी, आजकल आपका नया असिस्टेंट काफी चर्चा में है। कल्पना ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में ताना था। काम या और कुछ? यह सुनते ही आसपास खड़े लोग हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। कल्पना के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, मिस्टर मेहरा, अपनी सोच अपने पास रखिए। इतना कहकर वह वहां से चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा भी आ रहा था और दर्द भी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया उसकी जिंदगी को कैसे देख रही है। उधर रोहित को इन बातों का अंदाजा नहीं था। पार्टी खत्म होने के बाद रात काफी हो चुकी थी। कल्पना बालकनी में अकेली खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी। तभी पीछे से रोहित आया और बोला, मैडम गाड़ी तैयार है। कल्पना कुछ सेकंड चुप रही, फिर अचानक बोली, क्या तुम्हें लगता है लोग सही कह रहे हैं? रोहित चौंक गया, किस बारे में मैडम? कल्पना धीरे से बोली, हमारे बारे में। रोहित कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पहली बार महसूस किया कि यह सवाल सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसके दिल की बेचैनी है। उसने धीरे से कहा, लोगों का काम बातें करना है मैडम। कल्पना उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन कभी कभी ये बातें बहुत तकलीफ देती है। रोहित ने पहली बार उसकी आंखों में इतना दर्द देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। अगले दिन ऑफिस में कंपनी के कुछ बड़े पार्टनर्स की मीटिंग थी। माहौल पहले ही जैसा बाहरी था, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, एक डायरेक्टर ने सीधे कहा, मैडम, हमें कंपनी की इमेज की चिंता है। कल्पना ने शांत आवाज में पूछा, मतलब? दूसरा आदमी बोला, पूरा शहर बातें कर रहा है कि आप अपने असिस्टेंट के बहुत करीब है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित नीचे नजर किए बैठा था। कल्पना का चेहरा शक्त हो गया। तो एक आदमी बोला, तो आप इस कंपनी का चेहरा है, अगर ऐसी बातें फैलेंगी तो निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा? कल्पना ने गुस्से में कहा, मेरी निजी जिंदगी पर फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? तभी विक्रम मेहरा बोला, हम सिर्फ कंपनी बचाने की बात कर रहे हैं। माहौल और गर्म हो गया। रोहित ने पहली बार महसूस किया कि उसकी वजह से कल्पना पर उंगलियां उठाई जा रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद वह सीधे अपने कैबिन में चला गया। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। शाम को कल्पना उसके कैबिन में आई। उसने देखा रोहित चुप बैठा था। क्या हुआ? रोहित धीरे से बोला, शायद मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए। यह सुनते ही कल्पना का चेहरा बदल गया। क्या?
रोहित ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी बदनामी हो। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर अचानक कल्पना गुस्से में बोली, तुम्हें लगता है मैं दुनिया से डरती हूँ? रोहित ने शांत आवाज में कहा, मैं सिर्फ आपकी इज्जत की चिंता कर रहा हूँ। कल्पना की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। इतने सालों में पहली बार मुझे किसी इंसान पर भरोसा हुआ है रोहित, और तुम भी मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो। यह सुनकर रोहित चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसने कल्पना की आवाज में डर महसूस किया था। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में बेचैन थे। रोहित पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि वह जितना कल्पना के करीब जा रहा है उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उधर कल्पना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने अपने पति अर्जुन की तस्वीर रखी थी। उस तस्वीर को देखते हुए धीरे से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ अर्जुन, बहुत अकेली हो गई हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों में उसने खुद को मजबूत दिखाया था, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। और अब जब उसे पहली बार किसी का साथ अच्छा लगने लगा था तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। अगले कुछ दिनों तक रोहित और कल्पना दोनों के बीच थोड़ी दूरी आ गई। दोनों सिर्फ काम की बातें करते, लेकिन यह दूरी दोनों को अंदर ही अंदर और ज्यादा परेशान कर रही थी। एक दिन कंपनी की तरफ से बिजनेस टूर पर उन्हें मुंबई जाना पड़ा। फ्लाइट में दोनों साथ बैठे, लेकिन पूरे रास्ते चुप रहे। होटल पहुंचने के बाद रात को कंपनी के क्लाइंट्स के साथ डिनर था। वहां भी कई लोग रोहित को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी ने शराब के नशे में हंसते हुए कहा, कल्पना जी, आपने तो अपने असिस्टेंट को काफी ऊपर तक पहुंचा दिया। यह सुनते ही रोहित का चेहरा उतर गया, लेकिन उससे पहले कल्पना ने गुस्से में कहा, मिस्टर कपूर, अपनी हद में रहिए। पूरा हॉल शांत हो गया। डिनर खत्म होने के बाद रोहित होटल की छत पर अकेला खड़ा था। हवा तेज चल रही थी। तभी पीछे से कल्पना आई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर रोहित बोला, आपको मेरी वजह से इतना सब सुनना पड़ रहा है? कल्पना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम्हें पता है सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है? रोहित ने उसकी तरफ देखा, जब पूरी दुनिया आपको गलत समझे, लेकिन जिस इंसान के लिए आप लड़ रहे हो वही दूर जाने लगे। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। रोहित पहली बार खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। कल्पना कुछ सेकंड उसे देखती रही। फिर अचानक उसके होठ कांपे और वह धीरे से बोली, क्यों? रोहित चुप हो गया, क्योंकि उसके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। अगले दिन दोनों वापस शहर लौट आए, लेकिन अब उनके बीच की खामोशी में भी बहुत कुछ छिपा था। कुछ दिनों बाद कंपनी के बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर कल्पना पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्हें साफ कहा गया कि अगर वह अपने असिस्टेंट के साथ इतनी नजदीकियां रखेंगी तो कई पार्टनर कंपनी छोड़ देंगे। यह सुनकर कल्पना गुस्से में मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गई। उसी शाम उसने रोहित को अपने बंगले पर बुलाया। रोहित जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कल्पना अकेली बैठी थी। उसके सामने शराब का गिलास रखा था, लेकिन उसने उसे अभी तक हाथ नहीं लगाया था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह बहुत रोई हो। रोहित धीरे से बोला, मैडम, आपने बुलाया? कल्पना ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह उसे देखती रही। फिर अचानक बोली, क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे? रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, अगर आपकी खुशी उसी में होगी तो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, कल्पना ने गुस्से में कहा, झूठ। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, तुम जानते हो मैं क्यों डर रही हूँ? रोहित चुप रहा। कल्पना की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इतने सालों में पहली बार मुझे किसी के चले जाने का डर लग रहा है। रोहित बिल्कुल शांत खड़ा था, उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। तभी कल्पना धीरे धीरे उसके करीब आई और कांपती आवाज में बोली, मैं तुम्हें सिर्फ अपना असिस्टेंट नहीं मानती रोहित। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित की सांसें तेज हो गई। कल्पना ने आंसुओं के बीच में ही कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। रोहित कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शहर की इतनी बड़ी और अमीर महिला उससे यह बात कहेगी। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ, अपना गांव और अपनी गरीबी घूमने लगी। उसने धीरे से कहा, मैडम,
लेकिन कल्पना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे मैडम मत कहो इस वक्त, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बहुत अकेली हूँ रोहित, और तुम्हारे साथ। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरी दौलत नहीं बल्कि मुझे समझता है। रोहित की आंखें भी भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता अब सिर्फ भरोसे का नहीं रहा, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। और उसी रात कल्पना ने पूरी दुनिया की परवाह किए बिना रोहित के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। उस रात के बाद रोहित की पूरी दुनिया जैसे बदल गई थी। वह अपने फ्लैट में बैठा देर रात तक छत को देखता रहा। उसके कानों में बार बार कल्पना की यही आवाज गूंज रही थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसने जिंदगी में कभी इतना बड़ा सपना भी नहीं देखा था। एक तरफ गांव का वह गरीब लड़का और दूसरी तरफ शहर की सबसे अमीर और खूबसूरत बिजनेस वूमेन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या सपना, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ कल्पना भी अपने कमरे में जाग रही थी। इतने सालों बाद उसने पहली बार अपने दिल की बात किसी से कही थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी कि अब वह अपने दिल की आवाज को दबाने वाली नहीं थी। अगली सुबह ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह था, लेकिन दोनों के दिलों में बहुत कुछ बदल चुका था। रोहित जब कल्पना के कैबिन में गया तो कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। पहली बार दोनों की आंखों में वो झिझक थी जो प्यार के बाद आती है। कल्पना ने धीरे से कहा, बैठो। रोहित चुपचाप बैठ गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, आपने जो कल कहा। कल्पना ने उसकी बात बीच में रोक दी। वो मेरे दिल की सच्चाई थी। रोहित नीचे देखने लगा, लेकिन हमारे बीच बहुत फर्क है कल्पना जी। पहली बार उसने उसे मैडम की जगह उसके नाम से पुकारा था। यह सुनते ही कल्पना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, फर्क पैसे में है रोहित, दिल में नहीं। रोहित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। कल्पना तुरंत बोली, मैं जिंदगी भर समाज के हिसाब में जीकर नहीं जी पाई हूँ। अकेलापन उसकी आंखें भर आई। अगर पहली बार मुझे कोई इंसान सच्चा मिला है तो मैं उसे खोना नहीं चाहती। उस दिन के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन दिखावा भी नहीं किया। ऑफिस में जब भी वही प्रोफेशनल व्यवहार रहता, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अपनापन साफ दिखाई देने लगा था। उधर कंपनी के पार्टनर और डायरेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन कंपनी के बोर्ड रूम में बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई। माहौल बहुत तनाव भरा था। विक्रम मेहरा ने गुस्से में कहा, अगर यही चलता रहा तो हमारी कंपनी की इमेज खत्म हो जाएगी। दूसरे आदमी ने कहा, शहर भर में बातें हो रही है कि कंपनी की मालकिन अपने असिस्टेंट के साथ रिश्ते में है। तभी कल्पना ने सख्त आवाज में कहा, वह मेरा असिस्टेंट नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद विक्रम मेहरा गुस्से में बोला, तो आप मान नहीं रही? कल्पना बिना डरे बोली, हाँ। एक आदमी मेज पर हाथ मारते हुए बोला, यह कंपनी कोई मजाक नहीं है। कल्पना की आंखों में आग उतर आई। यह कंपनी मैंने अपने दम पर खड़ी की है। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब आप में से कोई साथ नहीं था। आज मेरी निजी जिंदगी का फैसला लेने का हक किसी को नहीं है, लेकिन बोर्ड के कई लोग उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। मीटिंग खत्म होते होते 3 बड़े पार्टनर ने कंपनी छोड़ने की धमकी दे दी। उधर रोहित यह सब देखकर अंदर से टूट रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से कल्पना सब कुछ खो देगी। उसी रात उसने फैसला किया कि वह खुद ही दूर चला जाएगा। वह कल्पना के बंगले पर पहुंचा। कल्पना उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे की उदासी तुरंत समझ गई। क्या हुआ? रोहित ने धीरे से कहा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। यह सुनते ही कल्पना का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? रोहित ने नजरें झुकाकर कहा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपका बिजनेस और आपकी इज्जत खतरे में पड़े। कल्पना कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर अचानक गुस्से में बोली, तुम्हें लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ? रोहित ने शांत आवाज में कहा, मैं सिर्फ आपको बचाना चाहता हूँ। कल्पना की आंखों से आंसू बह निकले। और मुझे कौन बचाएगा रोहित? कमरे में खामोशी छा गई। वह उसके करीब आई और बोली, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान से प्यार किया है और तुम मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो। रोहित की आंखें भी भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह खुद भी कल्पना से दूर नहीं रह सकता। कुछ दिनों बाद पूरे शहर में खबर फैल गई कि कल्पना और उसका पर्सनल असिस्टेंट एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीडिया भी बातें करने लगी। कई लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे थे। कोई कहता विधवा होकर जवान लड़के के पीछे पड़
बढ़ गई। कोई कहता गरीब लड़के ने अमीर महिला को फंसा लिया, लेकिन इन सब के बीच कल्पना ने हार नहीं मानी। एक शाम उसने रोहित को अपने पास बुलाया। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूती थी। वह धीरे धीरे रोहित के सामने आई और बोली, मैंने फैसला कर लिया है रोहित। रोहित ने पूछा, कौन सा फैसला? कल्पना ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे शादी करूंगी। रोहित जैसे कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। क्या? कल्पना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। हाँ रोहित, मैं पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकती हूँ, लेकिन अपने दिल के खिलाफ नहीं। रोहित की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कल्पना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे दौलत नहीं, इंसान चाहिए। उसके बाद दोनों ने बहुत सादगी से शादी करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरा बिजनेस जगत हिल गया। कई पार्टनर ने तुरंत कंपनी से हाथ खींच लिया। शेयर गिरने लगे, मीडिया चैनलों पर बहस होने लगी, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन कल्पना हर सवाल का एक ही जवाब देती, मैंने प्यार चुना है, कोई गुनाह नहीं किया। शादी वाले दिन शहर के बड़े लोग नहीं आए, लेकिन गांव से रोहित की माँ, बहन और कई गांव वाले आए थे। छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी की। जब कल्पना ने रोहित के नाम का सिंदूर लगाया, तो सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका गरीब बेटा आज इतना बड़ा इंसान बन गया है। शादी के बाद मुश्किलें और बढ़ गई। कंपनी के कई पुराने अधिकारी दूसरी कंपनियों में चले गए। मीडिया रोज नई खबरें चला रही थी, लेकिन अब रोहित सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं था। पिछले 3 सालों में उसने बिजनेस की हर बारीकी सीख ली थी। उसे पता था कंपनी कैसे चलती है। उसने कल्पना से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। फिर उसने अपने गांव जाने का फैसला किया। वह गांव पहुंचा और वहां के पढ़े लिखे बेरोजगार लड़कों से मिला। उसने कहा, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें शहर लेकर चलूंगा। गांव के कई लड़के तैयार हो गए। वे सभी संघर्ष करने वाले लड़के थे, जिनके अंदर आगे बढ़ने की भूख थी। रोहित उन्हें लेकर शहर आया और अपनी कंपनी में अलग अलग कामों पर लगवाया। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, गांव वाले कंपनी चलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वही गांव के लड़के अपनी मेहनत से सबको गलत साबित करने लगे। वे ईमानदारी से दिन रात काम करते। कंपनी धीरे धीरे फिर से संभलने लगी। रोहित हर कर्मचारी को परिवार की तरह देखता। कल्पना यह सब देखकर अंदर ही अंदर गर्व महसूस करती। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसने सही इंसान चुना है। समय बीतता गया। 1 साल बाद वही कंपनी फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगी। नए प्रोजेक्ट सफल होने लगे। जो लोग कंपनी छोड़कर गए थे, वही अब पछता रहे थे। उधर रोहित ने अपने गांव को बदलना शुरू कर दिया। उसने गांव में नया स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया, कई लोगों को नौकरी दिलवाई, गांव की टूटी सड़कें बनवाई। जो लोग कभी उसे ताना मारते थे, वही अब सम्मान से उसका नाम लेते थे। सावित्री देवी अब अच्छे घर में रहती थी। नेहा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसकी जिंदगी भी बदल गई थी। एक शाम रोहित और कल्पना गांव के बाहर उसी तालाब के पास बैठे थे, जहां कभी रोहित अकेला बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। बच्चे दूर खेल रहे थे। कल्पना ने मुस्कुराकर पूछा, याद है पहली बार इंटरव्यू में तुमने क्या कहा था? रोहित हंस पड़ा, अगर लायक समझे तो रख लीजिए। दोनों हंसने लगे। फिर कल्पना ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली रोहित, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। रोहित ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो पहली मुलाकात में थी। उसने धीरे से कहा, और आपने मुझे सिखाया कि इंसान की कीमत उसकी गरीबी से नहीं, उसके दिल से होती है। डूबते सूरज की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। कभी जिस गरीब लड़के को लोग ताना मारते थे, आज वही हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका था। और जिस महिला को दुनिया सिर्फ एक अमीर विधवा समझती थी, उसे आखिरकार अपना सच्चा जीवन साथी मिल चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। मैडम कल्पना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्होंने अपने दिल की सुनकर सही फैसला लिया? और आपका उस गरीब लड़के के बारे में क्या राय है? 2 शब्द उनके लिए भी अवश्य लिखिए। मिलते हैं फिर से नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।